क्या है। तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कभी कभार। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, सब आसानी से समझना है, जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना हम लोगों को वही है। तो सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। पहला क्वेश्चन तैयार, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब होता है इस युग में कांसे का योग किया गया है, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, क्या आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नगरीकरण के लिए। ठीक, नगरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने नगरीकरण, इसकी जो प्रधान विशेषता है वो इसका नगरीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नगरीकरण से ही आएगा। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। शुरुआत में जब सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं शताब्दी में जब अस्तित्व में आई, लोगों ने इसके बारे में खोजबीन शुरू की, तो सबसे पहली घटना थी कि पाकिस्तान साइड, पहले तो सब इंडिया ही था। ठीक है, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ, तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज वहां पे पटरी बिछाने का कार्य कर रहे थे, रेलवे की पटरी। ठीक है, रेल बिछाने का कार्य कर रहे थे, तो वहां पे खुदाई के दौरान कुछ ईंटें निकलने लगी, जिससे ये सभ्यता प्रकाश में आई। लेकिन ऑफिशियली इस सभ्यता की खोज 1921 में, ये क्वेश्चन आप थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने की। इसने की 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ठीक, ऑफिशियली खोज इन लोगों ने की। इसने जॉन मार्शल की अध्यक्षता हुई, यानी कि जॉन मार्शल जो थे वो अध्यक्ष थे, और खुदाई किसने शुरू करवाई? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में। ठीक है, अब शुरुआत में जब ये सभ्यता सब लोगों के जब पता चला तो केवल इसमें 40 क्षेत्र थे, लेकिन धीरे धीरे खुदाई बढ़ती गई, पता चला तो अब जो वर्तमान में इसमें 350 से भी ज्यादा क्षेत्र, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में 350 से ज्यादा क्षेत्र गिने जाते हैं। इस सभ्यता का जो पूरा क्षेत्रफल था वो इनकी तत्कालीन यानी कि समकालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर पूरा जोड़ दे, उससे भी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कितने क्षेत्र है, क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी सीमाएं बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं बताइए। क्वेश्चन आ सकता है उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मंडा कहाँ है? भारत के उत्तर में। ठीक है, उत्तर का मतलब ऊपर मंडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी सीमा उत्तर ऊपर से जस्ट नीचे, तो नीचे की तरफ महाराष्ट्र, तो दायमाबाद महाराष्ट्र इसकी दक्षिणी सीमा है। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दायमाबाद। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ, ये उत्तर प्रदेश में है, और जो पश्चिमी सीमा है वो सुत्कागंड और बलूचिस्तान में पड़ती है। कहाँ? बलूचिस्तान। ठीक, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना कंफर्म। अब आएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, विशेषताएं, तो इसकी प्रधान विशेषता नगरीकरण। ठीक, नगरीकरण के बारे में क्या जानेंगे? नगरीकरण मतलब इसकी जो नगर थे वो एक निश्चित पैटर्न पर बने हुए थे। निश्चित पैटर्न क्या था? चेस बोर्ड पैटर्न पर नगर जो थे, सिंधु सभ्यता के नगर बसे हुए थे। लेकिन लोथल क्या था? अपवाद। किसका अपवाद था? इसके नगरीकरण का। क्या कि ये चेस बोर्ड पैटर्न का पालन नहीं करता था, इसकी जो गलियां थी वो 90 डिग्री पे काटती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कि नगरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर नगरीकरण का अपवाद? तो लोथल। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता, सभी को पता है मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, 11.88 मीटर लंबा, 7.82 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, तो ये आपको जानना है। ये जो दूसरा वीडियो आएगा कि कहाँ से क्या मिला, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसकी नगरीकरण में आपको पता है लोथल इसका अपवाद था, और इसके दो प्रमुख बंदरगाह, लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, अब आगे आएगा इसका समाज।
जनरली हम लोग किसी भी सभ्यता या किसी भी समुदाय के बारे में जानते हैं तो उसके समाज के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का क्या मतलब होता है? स्त्रियों को सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता था। समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक, किसका समाज? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। आगे बात आएगी कि इसमें समाज में क्या क्या फैला हुआ था, मतलब ये लोग किसकी पूजा पाठ करते थे? तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। ठीक, इसके बाद पशुपति की पूजा और जानवरों की पूजा। ठीक, जानवरों में कुंवड़ वाला बैल विशेष रूप से पूजनीय था। ठीक है, समाज में अंधविश्वास भी था, जादू टोना और भूत प्रेत पर भी ये लोग विश्वास करते थे। किस पे? जादू टोना और भूत प्रेत पर भी सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तीसरी चीज समाज में सामाजिक चीज क्या होती है? एक तो आपकी हो गई मातृ देवी समाज में। अच्छा, और तीसरी चीज है कि श्रृंगार। स्त्रियां जो थी वो इस काल में श्रृंगार करती थी। कैसे पता चला? तो खुदाई में हाथी दांत से बनी कंघी किसमें मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, हाथी दांत से बनी कंघी से पता चला कि स्त्रियां थी वो श्रृंगार भी करती थी। ठीक है, अब बात आएंगे इनकी कि रहन सहन कैसा था। तो ये लोग नगरीकरण हो चुका था, नगरों में रहते थे और बहुत अपर क्लास रहन सहन, शायद आज के जमाने जैसा रहा होगा उस समय, शायद। ठीक है, दूसरी पहली बात समाज। ठीक है, दूसरी बात आएगी कि लिखना पढ़ना वगैरह, लिपि। ठीक, तो इनकी जो लिपि है वो पता चला धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में एक जगह है धौलावीरा में खुदाई की गई तो वहां एक बोर्ड मिला, बहुत बड़ा बोर्ड। ठीक है, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। ठीक, क्या? तो वहां पे एक बोर्ड मिला, अंदाज लगाया गया कि ये नगर के बाहर का बोर्ड होगा। किसका? नगर के बाहर का बोर्ड। ठीक है, किसको कहां मिला? धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा पड़ता है, वहां पे एक नगर बोर्ड मिला। बोर्ड पर जिस शैली में इनकी शैली या इनकी जो भाषा है वो पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन जिस भाषा में ये लोग लिखते थे उसको बाउस्ट्रोफिडन शैली कहा जाता है। किसको? बाउस्ट्रोफिडन। एक क्वेश्चन तैयार। क्या क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता के लोगों की शैली बाउस्ट्रोफिडन शैली। ठीक, खत्म। आगे तीसरी इनकी विशेषता आएगी। जो देखो इसमें जो दो विशेषताएं बताई जा रही हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दी गई। ठीक है, आगे इनकी एक विशेषता आएगी। अच्छा, क्वेश्चन सब लोगों ने 9th हाई स्कूल में क्या पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सही है, लेकिन सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, तो सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक, आगे स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अब इनकी आएगी व्यापार की बात। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। ये बात कहां से पता चली? ये बात पता चली सारगोन युगीन अभिलेख से। सारगोन युगीन अभिलेख से क्या बात पता चली कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ठीक है, इनका एक जो उद्योग धंधे, मान लो गृह उद्योग में जो था वो था मृदभांड उद्योग। क्या? मृदभांड उद्योग। किनॉयर एक वो पुरातत्ववेत्ता हुए हैं किनॉयर, उन्होंने एक बात कही है। किनॉयर ने क्या बात कही कि शायद, देखो कोई भी इतिहास की बात में जिसमें हमें पूरी जानकारी नहीं है उसमें शायद चलता है। ठीक है, कि शायद इनका मृदभांड उद्योग इसीलिए विकसित था क्योंकि इस पर
जो है वो प्रशासन का नियंत्रण रहा होगा। किसने कहा? केनॉयर ने। केनॉयर के अनुसार इनके मृदभांड उद्योग पर सरकारी नियंत्रण रहा होगा, इसीलिए इनका मृदभांड उद्योग इतना फला फूला था। किसने ये कथन दिया? केनॉयर ने। ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी कि इसका कालक्रम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। हर विद्वान का अलग मत है। जो सबसे ज्यादा सही है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कहा है। ये किससे पता चला? ये पता चला कार्बन डेटिंग से। ठीक, कार्बन डेटिंग से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात आएगी कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, नष्ट। देखो, इसमें केवल वही डिस्कस कर रहे हैं जो पूछा जा सकता है। बाकी जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से क्या मिला। ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा अंदर नहीं, डीप नहीं जाना है। ठीक है। अच्छा, ये सभ्यता खत्म क्यों हुई? तो इसके भी अपने अपने कई मत हैं। बाढ़ का सिद्धांत, मार्शल, सर जॉन मार्शल ने एक बात कही कि शायद इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ होगा। किससे? बाढ़ से। तो बाढ़ का सिद्धांत सर जॉन मार्शल। ठीक है। पारिस्थितिक असंतुलन, इसका सिद्धांत किसने दिया? केनेडी ने। ठीक। और जो सबसे ज्यादा सही है वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक, जलवायु परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो फेयर सर्विस ने दिया। फेयर सर्विस। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहां से होगी? सभ्यता है जिसकी प्रधान विशेषता नगरीकरण है। ठीक है। इसकी समय सीमा 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इसमें वर्तमान में 350 से अधिक क्षेत्र है। इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने की। ठीक है। इसकी सीमाओं के बारे में तो इसकी उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दायमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिमी सीमा सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान। नगरीकरण में जो इनका सबसे बड़ा नगरीकरण है वो है, नगरीकरण की विशेषता, इनकी प्रधान विशेषता है तो लोथल इनका अपवाद था। किसका अपवाद था? कि सारे जो नगर थे वो चेस बोर्ड पैटर्न पर बने हुए थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं पाया गया। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। समाज में मातृ देवी, पशुपति और तथा जानवरों में कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। ये लोग अंधविश्वास पर विश्वास रखते थे। जादू टोना, भूत प्रेत इनमें प्रचलित था। श्रृंगार की बात करें तो हाथी दांत से बनी कंघी मिली है। धौलावीरा गुजरात में एक बोर्ड मिला है जो बाउस्ट्रोफिडन शैली में लिखा है, इसीलिए सिंधु सभ्यता की शैली को बाउस्ट्रोफिडन शैली कहा जाता है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। व्यापार की अगर इनकी बात करें तो सार्वभौम युगीन अभिलेख से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया तक था। इनमें मृदभांड उद्योग बहुत उन्नत किस्म का था, इसीलिए केनॉयर ने एक कथन जारी किया कि मृदभांड उद्योग जो इतना फला फूला था उसका कारण ये हो सकता है कि, क्या कारण हो सकता है? कि जो मृदभांड उद्योग फला फूला है उस पर सरकारी नियंत्रण हो। ठीक है। केनॉयर ने ये कथन पास किया। बाढ़ का सिद्धांत, अच्छा ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? तो ये सभ्यता जो सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये सभ्यता बाढ़ से खत्म हुई। पारिस्थितिक असंतुलन ये केनेडी ने कहा, और जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत फेयर सर्विस ने दिया। ठीक है। अच्छा, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे कहां से क्या मिला है और किसकी खोज कब की गई। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।